हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विथ डेली चैनल में। आज हम विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 8 का ये सेकंड पार्ट देखेंगे और हर क्वेश्चन को हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आप खुद बना सकें। और बीच बीच में दोस्तों हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़े वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहा है और कि आप बीच में किसी भी तरह से आप बोर ना हो सकें दोस्तों। और दोस्तों जो वीडियो है इसको आप दोस्तों पूरी लास्ट तक जरूर देखें ताकि जो ट्रिक्स इसमें बताई जाए वो आपको सभी ट्रिक्स मिल सके दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन 51 है, जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह जल में कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने हेतु सूक्ष्म जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। दूसरा, प्रदूषित जल की तुलना में स्वच्छ जल के बीओडी का मान अधिक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सी सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब देखिए दोस्तों अपन की जो इसमें शब्द आया है बीओडी यानी कि जैविक ऑक्सीजन मांग, तो बीओडी दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है दोस्तों। और अब अपन देखें जो ये होता है दोस्तों वो क्या होता है? इसमें दोस्तों जो जल में कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको विघटित करने हेतु जो सूक्ष्म जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसी को दोस्तों बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन की मात्रा। यानी कि दोस्तों जो ए नंबर है ये बिल्कुल सही, पहला जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा जो है प्रदूषित जल की तुलना में स्वच्छ जल के बीओडी का मान अधिक होता है ये दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों स्वच्छ जल का जो बीओडी का मान होता है वो दोस्तों 5 ppm यानी कि पार्ट प्रति मिलियन होता है दोस्तों। और जो गंदा पानी यानी कि जो दूषित पानी होता है उसका दोस्तों जो ppm होता है यानी कि पार्ट प्रति मिलियन जो होता है वो 17 ppm होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसमें जो दूसरा वाला है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर एक केवल एक हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा या से मृदा अपरदन कायक की संभावित परिणाम है या है? पहला, यह किसी विशेष स्थान पर प्रदूषकों की मात्रा में वृद्धि कर सकता है। दूसरा, यह जल चक्र और नाइट्रोजन चक्र को अवरुद्ध कर सकता है। तीसरा, यह एक विशेष स्थान पर पर्यावरण और जैव विविधता को नष्ट कर सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो इसमें शब्द आया है मृदा अपादन। तो दोस्तों मृदा अपादन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मृदा अपादन जो है दोस्तों उसका मतलब होता है कि मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह में जाना, यानी कि अपने जगह से मिट्टी का हटना ही कहलाता है दोस्तों, मृदा अपादन होता है दोस्तों। और जो मृदा होती है दोस्तों इसका जो बनने में इसको कई हजारों वर्ष लगते हैं, लेकिन इसको जो इसका अपादन यानी कि इसको हटने में दोस्तों कुछ ही समय लगता है। यदि बहुत तेज आंधी आई, तूफान आई तो उससे, और यदि बहुत अधिक वर्षा हुई तो इससे क्या होता है दोस्तों मृदा अपादन बहुत जल्दी हो जाता है, यानी कि एक स्थान से मृदा दूसरे स्थान पर चली जाती है दोस्तों। और इससे दोस्तों होता क्या है कि जो विशेष स्थान पर जो प्रदूषकों की जो मात्रा होती है उसमें वृद्धि हो जाती है दोस्तों, क्योंकि एक स्थान की मिट्टी जब दूसरे स्थान पर जाएगी तो वहाँ की जो क्लाइमेट यानी कि जलवायु है वो चेंज हो जाएगी दोस्तों। और जो उसके प्रदूषक तत्व यानी कि यहाँ की जो प्रदूषक तत्व हैं वो यहाँ बिल्कुल आसानी से चले जाएंगे दोस्तों, यानी कि पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसमें दूसरा है कि यह जल चक्र और नाइट्रोजन चक्र को अवरुद्ध कर देता है, तो ये दोस्तों को सही है, क्योंकि जब मृदा अपरदन होगा यानी कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान में मृदा आएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जल चक्र और नाइट्रोजन चक्र को भी अवरुद्ध कर देता है। और तीसरा है कि यह एक विशेष स्थान पर पर्यावरण और जैव विविधता को नष्ट करता है, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही, क्योंकि दोस्तों जब एक स्थान की मृदा दूसरे स्थान पर जाएगी तो जो इस स्थान पर जो जीव रह रहे थे यानी कि जो अपना आवास बनाकर रह रहे थे तो वो भी दोस्तों वहां पे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे मृदा नहीं बचेगी दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 53 है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड यानी कि NBWL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक सलाहकारी निकाय के रूप में 1952 में स्थापित किया गया था। दूसरा, इस निकाय का अध्यक्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होता है। तीसरा, NBWL की स्वीकृति के बिना राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों में सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन, डी एक, दो और तीन। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो
अब अपन देखिए दोस्तों, इसमें जो है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के संदर्भ में बताना है दोस्तों। तो पहला दिया कि यह सरकारी सलाहकारी निकाय के रूप में 1952 में स्थापित किया गया था। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1952 में तो स्थापित किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड स्थापित न करके दोस्तों भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई थी। यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है दोस्तों कि इस निकाय का जो अध्यक्ष होते हैं वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। और तीसरा है कि NBWL की स्वीकृति के बिना राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों में सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसीलिए दोस्तों ये NBWL बनाया गया था। और NBWL जो दोस्तों ये 1972 में इसका नाम जो है भारतीय वन्य जीव बोर्ड जो है उसका नाम चेंज करके 1972 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड दोस्तों रख दिया गया था दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल 3 हो जाएगा दोस्तों। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है कि वर्ष 1984 में आयोजित वर्ल्ड इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस विश्व उद्योग सम्मेलन संधारणीय विकास और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास हेतु व्यवसाय क्षेत्र में मौजूद प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता प्रदान करने का प्रथम प्रयास था। यह किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ए. प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, बी. संयुक्त राष्ट्र द्वारा, सी. विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, और डी है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के द्वारा। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि जो इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी दोस्तों। सम्मेलन जो है विश्व उद्योग जो सम्मेलन है वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों दोस्तों इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में बी हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसका आयोजित किया गया था दोस्तों। और ये दोस्तों कब आयोजित किया गया था? तो ये दोस्तों सन 1984 में आयोजित की गई थी दोस्तों, जैसे कि ऊपर ही दिया है। और ये इसलिए आयोजित किया गया था ताकि जो विभिन्न प्रकार के जो उद्योग थे उसमें दोस्तों एक के बाद एक घटना क्या हो रही थी दोस्तों, घटित हो रही थी। इसलिए फिर संयुक्त राष्ट्र ने ये सम्मेलन किया और इसमें अपने अपनी राय रखी सभी ने दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो गया दोस्तों, आंसर में बी हो जाएगा। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक को ओजोन ह्रासकारी पदार्थों के विकल्प के रूप में लाया गया था किंतु वह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस बन गया है? ए. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बी. हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सी. कार्बन टेट्राक्लोराइड, और डी है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों ओजोन ह्रासकारी पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों। ओजोन ह्रासकारी पदार्थ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत को दोस्तों नष्ट करते हैं। यानी कि तो अब अपन देखिए इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में। तो इसमें जो है दोस्तों ओजोन परत को नष्ट करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स करता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी करता है, और जो दोस्तों इसमें चौथा है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स करता है। तो इसमें दोस्तों बताना है, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली है दोस्तों तो वो है इसमें दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर में इसका डी हो जाएगा कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा यदि शक्तिशाली है तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ही है दोस्तों। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होता है ये रेफ्रिजरेटर हो गए, एसी हो गया और अग्निशमन यंत्र है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए और यही दोस्तों जो है रेफ्रिजरेटर हो गए, एसी हो गई, इसी का सबसे ज़्यादा उपयोग भी दोस्तों मानव के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि सबसे शक्तिशाली जो हो गया दोस्तों ग्रीन हाउस गैस, आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गया। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 56 है कि प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह केंद्र सरकार की एक योजना है। दूसरा, केंद्र सभा द्वारा विधिवत सत्यापन के उपरांत सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी कि SECC 2011 के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना, तो यानी कि ग्रामीण। तो इसके संबंध में बताना है दोस्तों, इसको पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था दोस्तों, यानी कि IAY के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है कि यह केंद्र सरकार की एक योजना है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह केंद्र सरकार की योजना ना होकर दोस्तों ये पूरे भारत सरकार की योजना है, यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसमें दूसरा है कि ग्राम सभा द्वारा विधिवत सत्यापन के उपरांत सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी कि 2011 के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जाती है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में बी केवल 2 हो जाएगा दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है कि ग्रीन हाउस गैस मीथेन प्राकृतिक रूप से निम्नलिखित में से
किस या किन स्रोत या स्रोतों से उत्पन्न होती है। एक दिया है, पहला दिया है कि धान के खेतों से, दूसरा दिया है कि कोयला खदानों से, तीसरा दिया है कि कचरे के ढेरों से दोस्तों। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इससे किससे उत्पन्न होता है, यानी प्राकृतिक जो मीथेन गैस होती है दोस्तों वे किससे किससे उत्पन्न होती है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही। इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों मीथेन। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो मीथेन होता है उसका उत्सर्जन दोस्तों कैसे होता है। तो इसका उत्सर्जन दोस्तों कार्बन पदार्थ जो होते हैं उसके विखंडन या उसका क्षय होता है दोस्तों, तब जो मीथेन गैस होती है उसका जो उत्पन्न होती है दोस्तों। और अब अपन को बताना है जो प्राकृतिक रूप से जो उत्पन्न होती है दोस्तों वो बताना है। तो दोस्तों जो मीथेन होती है 2 प्रकार से उत्पन्न होती है। एक तो प्राकृतिक रूप से भी होती है, यानी प्राकृतिक गतिविधियों के कारण भी होती है। जैसे कि अपन देखें तो पशु द्वारा जो भोजन का जो पाचन होता है उसके द्वारा भी मीथेन उत्पन्न होती है, और भूमिगत जो अवक्षेप होते हैं दोस्तों उससे भी गैस मीथेन गैस जो होती है वो उत्पन्न होती है दोस्तों। और कुछ मानव गतिविधियां होती हैं, जैसे कि इसमें पहला दिया है कि धान के खेतों से जो होती है दोस्तों मीथेन गैस उत्पन्न होती है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कोयला खदानों से भी मीथेन गैस उत्पन्न होती है, ये भी दोस्तों मानव गतिविधियां हैं। और तीसरा दिया है कि कचरे के ढेर से दोस्तों। तो अब यानी कचरे के ढेर से भी दोस्तों उत्पन्न होती है, यानी कि दोस्तों और अपन देखें कि और किस गतिविधि से होती है। तो दोस्तों तेल और जो गैस उत्पादन है दोस्तों उससे भी दोस्तों जो है प्राकृतिक गैस उत्पन्न होती है दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है दोस्तों। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है कि 100 स्थानीय यानी कि इन सिटू संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इसमें केवल स्थलीय जंतुओं और पौधों का संरक्षण सम्मिलित है। दूसरा है कि जैव मंडल निचय वन्य जीव अभ्यारण्य 100 स्थानीय यानी कि इन सिटू संरक्षण का भाग है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों बताना आपको कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें तो इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों कि संरक्षण दोस्तों। तो संरक्षण का मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि जो नियम बनाया गया उसका पालन करो और उसका परिरक्षण करो दोस्तों, जबकि इसका दोस्तों यदि मूल अर्थ होता है दोस्तों उसका अर्थ होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाना ताकि वो पूर्णतः नष्ट ना हो सके और जो आगे की जो पीढ़ी है उसके लिए भी ये उपभोग करने के लिए बचा रहे दोस्तों, वो कहलाता है संरक्षण करना दोस्तों। और इसमें दोस्तों पहला दिया है कि इसमें केवल स्थलीय जंतु और पौधों का संरक्षण सम्मिलित है दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें केवल स्थलीय और जो स्थलीय जंतु और पौधे हैं दोस्तों उसका संरक्षण सम्मिलित इसमें नहीं है, जबकि इसमें भूमि और समुद्र दोनों का दोस्तों इसमें संरक्षण सम्मिलित है, यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों दूसरा है कि जैव मंडल निचय वन्य जीव अभ्यारण्य 100 स्थानीय यानी कि इंस्टीट्यूट संरक्षण का भाग है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी केवल 2 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहले तरफ दिया है प्रदूषक और दूसरी तरफ दिया है संबंधित रोग। पहला दिया है कि कोयले की धूल से न्यूमोकोनियोसिस रोग होता है दोस्तों। दूसरा दिया है कि कपास की धूल से बिसिनोसिस रोग होता है और तीसरा दिया है कि पारक से जो रोग होता है वो मिना माता होता है दोस्तों। अब इनको अपन दोस्तों पूरी ट्रिक से याद करेंगे, लेकिन इसमें पहला दिया है उपरयुक्त युगों में से कौन सा ऐसे सही सम्मिलित है या है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 और डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा सही उत्तर है। तो अब अपन देखिए दोस्तों इसको अपन दोस्तों पूरी ट्रिक से याद करेंगे कौन सा रोग किससे होता है, लेकिन अभी अपन इसमें ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो पहला दिया है कि कोयले की धूल से न्यूमोकोनियोसिस रोग होता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। और दूसरा दिया है कि कोयले की कपास के धूल से दोस्तों बिसिनोसिस रोग होता है, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। और तीसरा दिया है कि पारा जो है दोस्तों उससे मिना माता रोग होता है, तो यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा आंसर नंबर डी कि 1, 2 और 3 हो जाएगा दोस्तों। अब अपन देखते हैं कि इसको अपन दोस्तों ट्रिक से याद कैसे करेंगे। दोस्तों इसमें पहले आ रहा है कि कोयले की धूल से न्यूमोकोनियोसिस रोग होता है दोस्तों। तो अब अपन देखो दोस्तों कोयला को अपन याद करेंगे कोयला से, और न्यूमो को अपन याद करेंगे न्यूमोनिया से, और नियोसिस को अपन याद करेंगे दोस्तों नॉनसेंस से। तो अब कैसे आएगा दोस्तों, देखिए कोयला की धूल यदि कोई व्यक्ति खा लेगा तो उसको क्या हो जाएगा दोस्तों, निमोनिया हो जाएगा। तो तीसरा व्यक्ति आके उसको क्या बोलेगा, कितना बड़ा नॉनसेंस है, यानी कि न्यूसेस हो जाएगा दोस्तों। तो यानी कोयले का धूल जो है दोस्तों यदि कोई व्यक्ति खाएगा तो उसको क्या बोलेगा, एक व्यक्ति बोलेगा निमोनिया हो गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है दोस्तों वो उसको बोलेगा कितना बड़ा नॉनसेंस है, बताओ कोयले की धूल खा लिया और इसको निमोनिया हो गया दोस्तों। और दोस्तों इसमें दूसरा है कि कपास की धूल के कारण बिसिनोसिस होता है दोस्तों रोग। तो इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए जो कपास है, कपास मतलब कि जो वस्त्रों की बात हो रही है, यानी कि कपड़ों की बात हो रही है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो है बिसी को याद करेंगे अपन बिछाना, यानी बिछी कपड़ा की नहीं बिछी, और नोसिस को अपन याद करेंगे उसी से
नॉनसेंस है दोस्तों। कैसे दोस्तों, जब कोई व्यक्ति यदि कपड़े जो है वो यदि बिछाएगा नहीं तो अपन उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कितना बड़ा ये नॉनसेंस है कि अभी तक ये कपड़ा नहीं बिछाया है दोस्तों। यानी कि अपन कैसे याद कर लेंगे इसको, जो कपास है, कपास को अपन ने याद किया दोस्तों कपड़ा से, और यदि कोई व्यक्ति कपड़ा नहीं बिछाएगा तो अपन उसको बोल देंगे कि कितना बड़ा नॉनसेंस है कि अभी तक ये कपड़ा नहीं बिछाया, यानी कि बिछी नॉनसेंस, यानी कि बिसी नॉनसेंस हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा है कि पारा से जो मेना माता रोग होता है, ये दोस्तों कैसे, देखिए इसमें यदि अपन आगे की मात्रा बस हटा दें तो इसमें आ रहा मना माता को, यानी कैसे दोस्तों, यदि माता का यदि पारा गर्म हो गया दोस्तों, यानी माता का यदि पारा गर्म हो गया तो उसको उनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत जल्दी मनाना पड़ेगा। क्योंकि यदि माता का यदि पारा गर्म हुआ तो फिर पता नहीं माता कैसा खाना बना देंगी, ज्यादा मिर्ची डाल देंगी, इसलिए माता को जल्दी मनाना पड़ता है। यदि माता का पारा गर्म हो गया तो इसलिए उनको जल्दी मनाना पड़ता है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आपको तीनों टॉपिक याद, इस प्रकार दोस्तों आपको तीनों ये जो अच्छा इसमें दिया है कि जो संबंधित रोग और प्रदूषक है दोस्तों, ये आपको याद हो गया होगा दोस्तों कि कोयले की धूल से दोस्तों क्या होता है, निमोकॉनियोसिस होता है। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कोयला खा लेगा तो उसको निमोनिया हो जाएगा। तीसरा व्यक्ति बोलेगा कितना बड़ा नॉनसेंस है कि बताइए कोयला खा लिया और इसको निमोनिया हो गया। और दूसरा है जो दोस्तों कपास जो धूल है वो बिसिनोसिस की है। ये कैसे दोस्तों, यदि कोई यदि कोई व्यक्ति कपड़ा नहीं बिछाएगा तो उसको अपन बोल देंगे कि कितना बड़ा नॉनसेंस है, यानी कि बिसी को अपन कर लिए यार बिछी से, तो कपड़ा बिछी कि नहीं बिछी, उसने बोल दिया नहीं बिछी तो कितना बड़ा ये नॉनसेंस है, तो यानी कपड़ा नहीं बिछाया तो उसको अपन ने बोल दिया नॉनसेंस, यानी बिसी नॉनसेंस। और तीसरा जो है पारा तो है मीना माता, यानी अपन आगे के शब्द हटा देंगे तो यानी मीना माता, यानी कि माता को जल्दी से मना, क्योंकि माता के यदि पारा गर्म हो गए तो माता सब्जी में बहुत ज्यादा मिर्ची डाल देंगे, इसलिए माता को पारा गर्म ना हो पाए, इसलिए माता को मना जल्दी से, यानी मेना माता दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो गया था आंसर नंबर डी, 1, 2 और 3 हो जाएगा दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों यदि दोस्तों आपको और भी किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको ट्रिक चाहिए है दोस्तों तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो उस टॉपिक में वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों आपके लिए। तो चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित परियोजनाओं में से किसकी स्थापना के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन यानी कि IEA की स्थापना आवश्यक होती है दोस्तों। पहला दिया है कि ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए आवश्यक होगी। दूसरा दिया है कच्चे तेल की परिशोधना यदि स्थापना करना है परियोजना तो इसके लिए भी पर्यावरणीय प्रभाव जो मूल्यांकन है वो जरूरत होगी उसकी। और तीसरा है कि विशेष अपशिष्ट भस्मीकरण जो है उसके लिए भी आवश्यकता होगी दोस्तों। तो इसमें बताना है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें दोस्तों जो परियोजना है उसको यदि लागू करना है या उसकी स्थापना करना है तो उसके लिए पर्यावरणीय प्रभाव यानी कि EA, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो जाएगा दोस्तों इसका पूरा नाम। तो इसके यदि अपन को स्थापना करना है किसी परियोजना की तो उसके लिए जो पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन यानी कि एक प्रमाण पत्र है दोस्तों उसकी आवश्यकता होगी दोस्तों। तो जो पहला है कि ताप विद्युत संयंत्र है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है इसके लिए जो पर्यावरणीय प्रभाव उससे जो कितना प्रभाव हो रहा है नहीं हो रहा है दोस्तों उसका मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक होगी दोस्तों। और दूसरा कि कच्चे तेल के परिशोधन दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कि विशेष अपशिष्ट भस्मीकरण यानी कि जो छोटे छोटे पदार्थ यानी जो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े में उसको बांटना और फिर उसका भस्मीकरण करना। और जो दोस्तों भस्मीकरण होता है वो 1025 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों भस्मीकरण होता है, यानी कि दोस्तों इसका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 1, 2 और 3 हो जाएगा दोस्तों। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है कि परिस्थिति के पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि जलीय परिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। दूसरा दिया है कि विश्व के सभी परिस्थितिकी तंत्रों में संख्याओं का पिरामिड जो होता है सदैव सीधा होता है। और तीसरा दिया है कि स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव उल्टा होता है। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा ऐसे सही है। A 1, 2 और 3, B केवल 1 और 2, C केवल 3 और D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों इसमें जो पहला शब्द आ रहा है कि परिस्थिति की पिरामिड में बताना है दोस्तों कि कैसे कैसे पिरामिड बनते हैं, सीधे बनता है या उल्टा बनता है दोस्तों। पहला दिया है कि जलीय परिस्थिति की तंत्र में जीवभार का पिरामिड सदैव सीधा बनता है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो जलीय शब्द आ रहा है दोस्तों तो जल क्या होता है दोस्तों भूमि के नीचे यानी कि नीचे होता है, तो यानी कि इसका पिरामिड भी कैसे बन जाएगा दोस्तों यानी उल्टा बनेगा। तो पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि विश्व के सभी पिरामिड और दूसरा है कि विश्व के सभी परिस्थितिकी तंत्रों में संख्याओं का पिरामिड सदैव सीधा होता है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों
पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है दोस्तों, उसमें दोस्तों संख्याओं का जो पिरामिड होता है वो सदैव उल्टा होता है दोस्तों, ना कि सीधा होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो संख्या जो होती है दोस्तों वो नीचे से ऊपर बढ़ती है दोस्तों, ना कि ऊपर से नीचे होती है दोस्तों, यानी कि इसका भी दोस्तों उल्टा बन जाएगा। और दोस्तों इसमें जो तीसरा है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव उल्टा होता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो ऊर्जा होती है दोस्तों, और जो दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, तो दोस्तों स्थल जो होता है दोस्तों वो सीधा होता है, यानी कि जो नीचे से ऊपर चलते हैं दोस्तों, यानी कि जो इसमें सदैव उल्टा है तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें सीधा हो जाएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपको इसके सभी दोस्तों याद हो गए होंगे दोस्तों, और ये आपको भूलेंगे भी नहीं दोस्तों। तो इसका यानी कि दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, आंसर हमें इसका डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल व्यंजन यानी कि प्रवाल भित्ति काय के कारण है या है। पहला दिया है कि भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक अवसादन से, दूसरा दिया है कि भित्ति प्रणाली में अमोनिया और नाइट्रेट जैसे अतिरिक्त जो पोषक तत्व हैं उनके प्रवेश करने से उसका निर्माण होता है, तीसरा परावैंगनी यानी कि यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण से संपर्क में वृद्धि से होता है। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है कि प्रवाल व्यंजन यानी कि प्रवाल भित्ति दोस्तों, ये क्या कहलाता है दोस्तों? जो समुद्र होते हैं दोस्तों, समुद्र में जो उथला भाग होता है दोस्तों उसी को बोलते हैं प्रवाल भित्ति या प्रवाल व्यंजन दोस्तों बोलते हैं। और इसमें दोस्तों पहला शब्द आ रहा है कि भित्ति जो है, प्रवाल भित्ति का जो निर्माण होता है दोस्तों वो पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक अवसादन से दोस्तों होता है, यानी कि बहुत सारा जो मल होता है, बहुत सारा जो अवसादन होता है दोस्तों, उसके एकत्रित होने से दोस्तों उसका निर्माण होता जाता है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है कि भित्ति प्रणाली में अमोनिया और नाइट्रेट जैसे अतिरिक्त पोषक तत्वों में प्रवेश करने से होता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों जब अमोनिया और नाइट्रेट होगा तो दोस्तों ये एकत्रित होगा, एक क्या कर लेंगे दोस्तों, एक उथले हुए क्षेत्र का निर्माण कर लेंगे, यानी कि दोस्तों दूसरा बिल्कुल सही हो। तीसरा दोस्तों की परावैंगनी विकिरण जो होते हैं उसके संपर्क में वृद्धि होती है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, उसकी वृद्धि से भी होता है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यसे नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के उच्च उपयोग का या के संभावित परिणाम है या है। पहला दिया है कि मृदा के सजीवों की हानि से, दूसरा दिया है गैर देशज पादपों की वृद्धि से, तीसरा दिया है कि मानव शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम से। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। एक दिया है ए केवल 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों इसमें जो नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है दोस्तों, यदि वो उच्च हो जाती है तो दोस्तों उससे किस किस की हानि होती है, किसमें वृद्धि होती है दोस्तों। तो पहला दिया है कि मृदा की जो सजीवों हैं उसकी हानि होगी दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है दोस्तों, लेकिन वो एक सीमित मात्रा में होती है। लेकिन यदि वो अधिक हो जाती है, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि यदि नाइट्रोजन सीमित मात्रा में होती है तो एक दवा का काम करती है, यदि उसकी मात्रा जो होती है दोस्तों अधिक हो जाती है तो वो एक विष की तरह काम करती है दोस्तों। और इसमें पहला दिया है कि मृदा के सजीवों की हानि होती है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब उच्च हो जाएगी तो दोस्तों जो मृदा में सजीव होते हैं तो वो दोस्तों यानी कि उनकी मृत्यु होने लगेगी, यानी कि पहला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा है कि गैर देशज पादपों की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि नाइट्रोजन में यदि वृद्धि होगी तो दोस्तों जो देशज पादप है वो दोस्तों नष्ट होने लगेंगे, और जो गैर देशज पादप हैं दोस्तों उनकी वृद्धि होने लगेगी, यानी कि दोस्तों दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा है कि मानव शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो 1 वर्ष से कम के होते हैं, तो जो नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं यानी तो दोस्तों जो नाइट्रोजन होते हैं वो मृदा में नीचे चले जाते हैं, और जो जल होता है वो भी नीचे होता है दोस्तों। और जो यदि जल ऊपर आता है दोस्तों, और उस जल को यदि जो शिशु होते हैं 1 वर्ष से कम के वो यदि दोस्तों पी लेते हैं तो उनको विभिन्न प्रकार के उनको रोग होने लगते हैं दोस्तों। उनके जैसे कि उनके पेट में जलन होगी, सूजन आ जाएगी, और पाचन क्रिया भी जो उनकी दोस्तों होगी वो भी प्रभावित हो जाएगी, यानी कि इसी सबको बोलते हैं दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही उत्तर है दोस्तों। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है कि माइकोराइजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह शैवाल और जीवाणु के मध्य सहजीवी संबंध है। दूसरा है कि माइकोराइजा द्वारा परपोषी पादप को फास्फोरस और नाइट्रोजन के उदाहरण में सहायता प्रदान की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें माइकोराइजा के संदर्भ में दोस्तों बताना है। तो माइकोराइजा जो दोस्तों होती है उसमें दोस्तों होता क्या है कि ये एक सहजीवी संबंध दर्शाता है दोस्तों, और वो दोस्तों जो होता है
शैवाल और जीवाणु के मध्य न होकर दोस्तों वो हरित पादप और कवक के मध्य दोस्तों संबंध दर्शाया जाता है दोस्तों सहजीवी संबंध, यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों यदि अपन देखें तो जो सहजीवी संबंध होता है वो दोस्तों कौन सा पौधा दर्शाता है, तो वो दोस्तों लाइकेन का जो दोस्तों पौधा है वो ये संबंध दर्शाता है, यानी सहजीवी जो संबंध होता है दोस्तों वो दर्शाता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें दूसरा है कि माइकोराइजा द्वारा परपोषी पादप को फास्फोरस और नाइट्रोजन के उदाहरण में सहायता प्रदान की जाती है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी केवल 2 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यसे निर्वनीकरण कार्य के संभावित परिणाम है या है। पहला दिया है कि वाष्पीकरण द्वारा होने वाले शीतलन को कम करके किसी क्षेत्र के स्थानीय जलवायु को प्रभावित करना। दूसरा दिया है कि बाढ़ और सूखे की घटना की दर में वृद्धि होना। तीसरा दिया है कि भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों जो निर्वनीकरण होता है दोस्तों उसमें होता क्या है दोस्तों। निर्वनीकरण में दोस्तों जो मृदा और पादप होते हैं दोस्तों उनमें होने वाले जो वाष्पीकरण होता है दोस्तों शीतलन को कम करके और किसी क्षेत्र के जो स्थलीय जलवायु होती है उसको दोस्तों प्रभावित करते हैं निर्वनीकरण में दोस्तों, यानी कि इसमें जो पहला दिया है कि वाष्पीकरण द्वारा होने वाले शीतलन को कम करके किसी क्षेत्र की स्थलीय जलवायु को प्रभावित करते हैं दोस्तों, यही निर्वनीकरण कहलाता है दोस्तों, यानी कि पहला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है कि बाढ़ और सूखे की घटना की दर में वृद्धि होना, तो ये दोस्तों स्वाभाविक बात है क्योंकि जब जल में कमी होगी तो दोस्तों बाढ़ और सूखा बढ़ेगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा दिया कि दोस्तों भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होना, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जब जल में कमी आएगी तो दोस्तों स्वाभाविक बात है कि भूमिगत जल स्तर में भी कमी होगी ना कि वृद्धि होगी दोस्तों, यानी कि दूसरा वाला बिल्कुल यानी कि दोस्तों तीसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर में बी केवल 1 और 2 सही है दोस्तों। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है कि राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1985 में स्थापित किया गया था। दूसरा यह मुख्य रूप से गैर वन क्षेत्रों में बंजर भूमि के समग्र विकास के लिए प्रत्येक चरण में स्थानीय लोगों को सम्मिलित करने के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त कथन में से कौन सा ऐसे सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हीं से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों इसमें जो आ रहा है कि राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड जो है दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1985 में की गई थी दोस्तों, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों क्योंकि 1985 में तो हुई थी दोस्तों लेकिन वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुई थी दोस्तों, जबकि पर्यावरण और वन मंत्रालय जो था दोस्तों उसके अंतर्गत की गई थी दोस्तों। और इसका जो वर्तमान नाम है दोस्तों पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दोस्तों, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, यानी कि पहला वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि यह मुख्य रूप से गैर वन क्षेत्रों में बंजर भूमि के समग्र विकास के लिए प्रत्येक चरण में स्थानीय लोगों जो है उनको सम्मिलित करने के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है कि जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि यह विषैले पदार्थों के स्थानांतरण के उल्टे पिरामिड का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। दूसरा दिया है कि गैर अपघटनीय और वसा में घुलनशील प्रदूषकों से जैव आवर्धन होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हीं से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो बता रहा है जैव आवर्धन, तो इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि खाद्य श्रृंखला में जो होते हैं दोस्तों विभिन्न विषाक्त पदार्थ जो होते हैं उसकी सांद्रता में दोस्तों वृद्धि होना, वो कहलाता है दोस्तों जैव आवर्धन। तो इसमें दोस्तों पहला दिया है कि यह विषैले पदार्थों के स्थानांतरण के उल्टे पिरामिड को दर्शाता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है क्योंकि दोस्तों विषैले पदार्थ होते हैं, विषैले कैसे होते हैं दोस्तों बहुत बेकार होते हैं, इसलिए उनको उल्टे लटका दिया जाता है, यानी कि उल्टे पिरामिड को का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, यानी कि पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसमें दूसरा है कि गैर अपघटनीय और वसा में घुलनशील प्रदूषकों से जैव आवर्धन होता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है दोस्तों क्योंकि गैर अपघटनीय और वसा यदि घुल जाएंगे तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि जो प्रदूषक होंगे उसमें जैव आवर्धन होता रहेगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है कि GISAID पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह इन्फ्लुएंजा विषाणु के जीनोम अनुक्रम के संबंध में आधारभूत डेटा तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करता है। दूसरा दिया है कि इस डेटाबेस का प्रबंधन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया जाता है। तीसरा सार्वजनिक और निजी दोनों संगठन इस सहकारिता का भाग बन सकते हैं। तो इसमें दोस्तों बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है।
ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें आया है शब्द GISAID। तो इसका दोस्तों पहले पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? इसका पूरा नाम ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम। और इसमें दोस्तों जो पहला आ रहा है कि यह इन्फ्लुएंजा जो होता है विषाणु के जीनोम अनुक्रम के संबंध में आधारभूत डेटा तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करता है दोस्तों, इसीलिए ये लाया गया था, यानी कि पहला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा है कि इस डेटा का प्रबंधन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया जाता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है दोस्तों यानी कि WHO है, उसके द्वारा दोस्तों प्रबंधन न करके इसकी सिर्फ निगरानी की जाती है। और दोस्तों प्रबंधन जो है वो दोस्तों जर्मनी की जो सार्वजनिक और निजी संगठन है उसके द्वारा दोस्तों किया जाता है दोस्तों इसका प्रबंधन, यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा जो है दोस्तों कि सार्वजनिक और निजी दोनों संगठन इस सहकारिता का भाग बन सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी कि केवल एक और तीन सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस यानी कि GHG है? पहला जलवाष्प, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ओजोन, चौथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पांचवा कार्बन डाइऑक्साइड। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, दो और तीन, बी केवल एक, तीन और पाँच, सी केवल दो और पाँच, डी केवल चार और पाँच। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही ग्रीन हाउस गैस के बारे में दोस्तों। तो इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस क्या होती है दोस्तों, इनकी क्यों जरूरत होती है दोस्तों? जो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस होती है ये दोस्तों काम क्या करती हैं दोस्तों? इसका जो काम होता है दोस्तों, जो वायुमंडल होता है हमारा, उसमें जो सूर्य के द्वारा ऊष्मा जो आती है उसको अवशोषित करना, और जो पृथ्वी के लिए जितना इसको तापमान की आवश्यकता है उतना तापमान बनाए रखना, ताकि जो पृथ्वी पर है दोस्तों जीवन संभव बना रहे। इसलिए ग्रीन हाउस गैसों की आवश्यकता होती है दोस्तों। और ग्रीन हाउस गैसों को यदि दोस्तों अपन देखें तो एक चौकोर जो कांच होता है दोस्तों उसमें बना, उसके अंदर जो है दोस्तों पौधों को लगाया जाता है, ताकि जो सूर्य से विकिरण आते हैं दोस्तों वो अवशोषित किया जा सके इसके द्वारा, और इसके जो ऊष्मा है दोस्तों वो बाहर ना जा सके। अब अपन देखें दोस्तों कि जो ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों उसके लिए कौन कौन से जो कारक हैं वो अवशोषित करते हैं ऊष्मा को दोस्तों। तो पहला दिया है कि जो जलवाष्प होता है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। जो दूसरा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस हैं, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और तीसरा है कि ओजोन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है ही है दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल एक, तीन और पाँच हो जाएगा दोस्तों। हालांकि इसका आंसर है दोस्तों कि केवल एक, तीन, चार और पाँच, लेकिन इसमें चार वाला आंसर इसमें नहीं दिया है दोस्तों, कि एक साथ जो चार है वो इसमें नहीं दिया है दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका बी हो जाएगा दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है कि घास भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि विश्व की सभी घास भूमियां केवल महाद्वीपीय सीमांतों पर भूमि का विशाल क्षेत्र आच्छादित करती है। दूसरा है कि भारत में सभी घास भूमियां जो है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सामाजिक रूप से संरक्षित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही। घास भूमि क्या कहलाती है? घास भूमि यानी कि दोस्तों जो घासों का एक आवरण होता है, जिसमें दोस्तों जो लंबे लंबे पौधे होते हैं वो दोस्तों उसमें शामिल नहीं किया जाता। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं दोस्तों उनके लिए अनुकूल पर्यावास निर्मित करना वो कहलाता है दोस्तों घास भूमियां दोस्तों। इसमें पहला दिया है कि विश्व की सभी घास भूमियां केवल महाद्वीपीय सीमांत पर भूमि का विशाल क्षेत्र जो है वो आच्छादित करता है दोस्तों, ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो विशाल भूमि है दोस्तों वो महाद्वीपीय सीमांत में ना होकर दोस्तों महाद्वीप की जो आंतरिक भाग है दोस्तों उसमें आच्छादित करता है दोस्तों। क्योंकि यदि दोस्तों आंतरिक भाग इसलिए है दोस्तों क्योंकि वहां तक आदमी की ज्यादा पहुंच नहीं होती, इसलिए वहां पे जो घास भूमियां हैं वो सुरक्षित रहती हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसमें जो पहला है दोस्तों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा है कि भारत में सभी घास भूमियां पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सामाजिक रूप से संरक्षित है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि अभी तक जो सभी घास भूमियां हैं वो संरक्षित नहीं है, इसीलिए जो है दोस्तों घास भूमियों का सबसे अधिक उसका दोहन किया जा रहा है दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी, ना तो एक है और ना ही दो है। तो अब अपन देखें दोस्तों जो घास भूमियां, तो घास भूमियां जो होती हैं दोस्तों वो अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो अब अपन देखें कि किस देश में किस नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो पहला जो है वो दक्षिण अफ्रीका जो है दोस्तों उसमें इसको जाना जाता है दोस्तों जो वेल्ड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और जो मध्य अमेरिका है दोस्तों उसमें इसको प्रेरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और जो रूस है उसमें इसको स्टेपी के नाम से जाना जाता है रूस में। और जो दोस्तों अर्जेंटीना है उसमें दोस्तों पंपास के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो अब देखते हो दोस्तों अपन इन सभी को ट्रिक से याद कैसे करेंगे दोस्तों। ये अर्जेंटीना में है दोस्तों। तो देखते हो दोस्तों पहले जो दक्षिण अफ्रीका, तो कैसे दोस्तों इसमें दोस्तों वेल्ड के नाम से जाना जाता है जो घास भूमियां कैसे, जो देखिए यदि कोई व्यक्ति दक्षिण देगा तो पहले तो वो क्या
क्या कहेगा, वेल्डन। लेकिन जैसे वो जाएगा उसके बाद बोलेगा अरे कितना फीका फीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर कि यदि कोई व्यक्ति दक्षिण देगा तो पहले तो वो वेल्डन बोलेगा, लेकिन जब वो चला जाएगा तो उसके बाद उसको बोलेगा कि अरे कितना फीका फीका से दक्षिण देके चला गया, यानी कि दक्षिण अफ्रीका कब हो जाएगा, वेल्डन दोस्तों। और जो दोस्तों अब है मध्य अमेरिका, तो मध्य अमेरिका में दोस्तों प्रेरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए जो अमेरिका लोग होते हैं, जो अमीर अमेरिका को अपन याद करेंगे अमीर से, और जो प्रहरी को, जो प्रेरी है इसको याद करेंगे प्रहरी से। कैसे दोस्तों, जो अमीर आदमी होंगे और वो यदि मध्य यानी कि बीच से यदि उठ के उत्तर दे देंगे, यानी कि मध्य अमेरिका जो है यदि वो उत्तर दे देते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उसके चारों ओर क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रेरी लग जाएंगे। यानी कि दोस्तों यदि मध्य के लोग यानी अमीर लोग हैं वो यदि उत्तर देंगे बीच से उठकर, तो उसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रहरी टाइप के लग जाएंगे, सबको देखने लगेगा, यानी कि प्रेरी हो जाएगा। तो अमीर आदमी यदि उत्तर देंगे तो उसके चारों ओर क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रहरी लग जाएंगे, यानी कि प्रेरी हो जाएगा। और जो रूस है दोस्तों उसमें स्टेपी के नाम से जाना जाता है उसको, घास भूमि को। ये कैसे दोस्तों, देखिए जो रूसी है यानी कि रूस को अपन याद करेंगे रूसी, यानी कि जो सिर में रूसी हो जाती है दोस्तों, उसको कैसे निकालते हैं अपन, स्टेप बाय स्टेप से निकालते हैं, यानी कि स्टेपी बाय स्टेपी से उसको निकाला जाता है। और जो अर्जेंटीना है उसमें दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है, वो पंपास के नाम से। वो कैसे दोस्तों, पंपास को अपन याद करेंगे कंपास से। वो कैसे, देखिए जो कंपास होता है दोस्तों वो किसी व्यक्ति को बहुत अर्जेंट में चाहना चाहिए पड़ता है, यानी कि अर्जेंटीना दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आपको चारों याद हो गए होंगे दोस्तों। यदि दोस्तों आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिए। तो और दोस्तों अपन देखिए कि यदि दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित दोस्तों कोई ट्रिक वाली यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए दोस्तों, तो उसके लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों। तो अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 है कि पर्यावरण के संदर्भ में हरित रसायन शब्द जो है वो संदर्भित करता है। ए, पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण या क्षय उत्पन्न करने वाली उत्पादन प्रक्रिया को। बी, पौधों में प्रकाश संश्लेषक गतिविधियों के अध्ययन को। सी, कृत्रिम पादप हार्मोन का उपयोग करके जलवायु के प्रति लचीले पौधों के उत्पादन का विज्ञान को। डी, अकार्बनिक उर्वरकों का उपयोग कर फसल के उत्पादन को। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि जो हरित रसायन है दोस्तों वो किसको संदर्भित करते हैं दोस्तों। तो हरित रसायन का मतलब होता है दोस्तों कि पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण या क्षय उत्पन्न करने वाली जो उत्पादन प्रक्रिया है उसको संदर्भित करता है हरित रसायन। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण और क्षय उत्पन्न करने वाले जो उत्पादन प्रक्रिया होती है उसको दोस्तों बोलते हैं हरित रसायन दोस्तों बोलते हैं। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि आप एशियाई शहर को उनके प्राकृतिक पर्यावरण में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भ्रमण करने का सर्वश्रेष्ठ है। तो ए, गिर राष्ट्रीय उद्यान, बी, सुंदरवन, सी, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और डी दिया है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य। तो इनमें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। वहाँ पे जो एशियाई शेर होते हैं वो दोस्तों सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि ये दोस्तों कहाँ पे है, तो ये दोस्तों गुजरात में है दोस्तों। और दोस्तों ये जो है एशियाई शेर ये दोस्तों यहाँ पे क्यों सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ की जो सरकार है उन्होंने दावा किया था कि 2015 तक यहाँ के जो एशियाई शेर हैं उसमें दोस्तों हम वृद्धि कर लेंगे, और दोस्तों उन्होंने वृद्धि की थी, क्योंकि 2005 में दोस्तों यहाँ के शेरों की संख्या 359 थी, और 2015 में दोस्तों यहाँ की जो संख्या थी वो दोस्तों 523 हो गई थी दोस्तों। यानी कि ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और अब अपन देखते हैं दोस्तों कि इसको अपन ट्रिक से कैसे याद करेंगे दोस्तों। देखिए जो इससे पहला आ रहा है कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में है, दूसरा है कि सुंदरवन है वो पश्चिम बंगाल में दोस्तों, और तीसरा जो जिम कार्बेट वो यूके यानी कि उत्तराखंड में दोस्तों, और जो डी नंबर है कि सरिस्का जो है वो राजस्थान में दोस्तों। तो इसको दोस्तों अपन याद कैसे करेंगे दोस्तों। तो अब अपन देखिए पहले में आ रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर को अपन याद करेंगे गिरना, और गुजरात को अपन दो भागों में बांटेंगे, रात और गुजरना। तो कैसे, यदि कोई व्यक्ति रात में गुजरता है तो वो क्या होगा दोस्तों, गिर जाएगा, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों दूसरा जो है सुंदरवन, तो ये कहाँ पे है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए जो सुंदरवन यदि आपको देखना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा दोस्तों, अपन को बहुत बड़े बड़े बंगलों में जाना पड़ेगा, यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और तीसरा है सी नंबर है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में दोस्तों। इसको कैसे, देखिए जिम को अपन याद करेंगे जम, और कार्बेट को अपन याद करेंगे कारपेट, यानी कि जो फर्स्ट में बिछाया जाता है दोस्तों कारपेट, वो दोस्तों यदि आप जम कर बिछाएंगे और यदि दोस्तों उसमें कोई उतरेगा तो उसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, खंड खंड हो जाएंगे। यानी कि कारपेट यदि आपने बिछाया जमकर और उस पर यदि कोई व्यक्ति उतर गया तो उसके खंड खंड हो जाएंगे, यानी कि उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों। और डी नंबर है कि सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो है वो राजस्थान में। इसको कैसे, देखिए सरिस्का को अपन
याद करेंगे कि सर पर रिस्क, यानी कि सर पर रिस्क लेके चलना पड़ेगा। यदि अपन राजा के स्थान पर जाते हैं तो अपने सिर पर क्या होगा, एक रिस्क रहेगा कि यहाँ वहां पे कोई गलत शब्द ना बोल जाए, क्यों, क्योंकि अपन राजा के स्थान पर जा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आपको चारों जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों आपको याद हो गए होंगे दोस्तों। यदि दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको ट्रिक चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट करिए, उस टॉपिक में वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा दोस्तों। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि 1986 के अंतर्गत केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। एक दिया है कि पहला दिया है कि यह किसी भी स्रोतों से प्रदूषकों से उत्सर्जन का, पहला दिया है कि यह किसी भी स्रोतों से प्रदूषकों के उत्सर्जन का मानक निर्धारित कर सकती है। दूसरा दिया है कि यह हानिकारक पदार्थों के प्रबंधन हेतु प्रक्रियाओं और रक्षा उपायों निर्धारित कर सकती है। तीसरा दिया है कि यह राज्य सरकार को किसी भी वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से पूर्व अनुमोदन करने के लिए बाध्य कर सकती है दोस्तों। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा सही उत्तर है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 3 और बी केवल ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों जो वन संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 है, इसके अंतर्गत बताना है दोस्तों। पहला दिया है कि यह किसी भी स्रोत से प्रदूषकों के उत्सर्जन का मानक निर्धारित करता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इसीलिए जो पर्यावरण संरक्षण है दोस्तों इसको बनाया गया था ताकि जो प्रदूषक है उसको नियंत्रित किया जा सके, उसका मानक निर्धारित किया जा सके कि कौन से उद्योग है उससे कितना उत्सर्जन हो रहा है दोस्तों प्रदूषकों का। और दोस्तों इसमें दूसरा है कि यह हानिकारक पदार्थों के प्रबंधन हेतु प्रक्रियाएं और रक्षा उपाय निर्धारित करती है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा दिया है कि यह राज्य सरकार को किसी भी वन भूमि को गैर वन उद्योगों के लिए उपयोग करने से पूर्व अनुमोदन लेने के लिए बाध्य कर सकता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि किसी भी तरह से यदि राज्य सरकार जो है वो यदि वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग करना चाहती है तो उसको दोस्तों किसी भी तरह की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही आंसर है दोस्तों। अब अपन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से कौन से सुपोषण में योगदान देते हैं। एक पहला दिया है कि उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, दूसरा दिया है अनुपचारित मलजल, तीसरा दिया है फास्फोरस युक्त डिटर्जेंट और चौथा दिया है कि औद्योगिक अपशिष्टों का बहिस्त्रावन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर दिया है कि केवल 2, 3 और 4, बी दिया है केवल 1, 2 और 4, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें शब्द आ रहा है सुपोषण। तो सुपोषण का मतलब होता है जो जल में पोषक तत्व है दोस्तों उसमें कमी करना, ताकि जो जल है दोस्तों उसके उपयोग को कम किया जा सके दोस्तों। यानी कि इसमें पहला आ रहा है कि उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग होगा तो जल का स्वाभाविक सी बात है दोस्तों उसका उपयोग कम हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है कि अनौपचारिक मलजल यदि मिल जाएगा जल में तो उसका भी उपयोग कम होने लगेगा दोस्तों। और तीसरा है कि फास्फोरस युक्त डिटर्जेंट यदि मिला देंगे दोस्तों जल में तो उसका भी जो पीने योग्य जल है तो उसका भी जल का उपयोग जो है दोस्तों वो कम होने लगेगा। और चौथा है कि औद्योगिक अपशिष्टों का बहिस्त्रावन से जो जल होता है वो प्रदूषित हो जाएगा, इस कारण उसका भी उपयोग नहीं किया जाएगा दोस्तों ज़्यादा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन से अम्लीय वर्षा के प्रभाव हैं। पहला दिया है कि पत्तियों की समय से पूर्व जीर्णता, दूसरा दिया है कि प्रभावित वृक्षों पर लाइकेन का उच्च आच्छादन, तीसरा दिया है कि क्रोनिक यानी कि ब्रोंकाइटिस के मामलों की संख्या में वृद्धि। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर दिया है कि केवल 1 और 3, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 2, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब बताना कि अम्लीय वर्षा जो है दोस्तों ये क्या है दोस्तों। अम्लीय वर्षा एक ऐसी वर्षा होती है दोस्तों जिसमें कोहरा होता है, हिमपात होता है और धुंध भी होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। और इसकी दोस्तों पहचान कैसे की जाती है कि ये अम्लीय वर्षा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब जो वर्षा है दोस्तों उसका यदि पीएच मान जो होता है दोस्तों वो यदि -7 से कम हो जाता है दोस्तों और या 5.6 से कम हो जाता है और या -7 से भी कम हो जाता है दोस्तों तो वो कहलाता है दोस्तों अम्लीय वर्षा दोस्तों। और इससे दोस्तों होता क्या है कि पत्तियों के समय से पूर्व यानी जो पत्तियां होती हैं उनकी समय से पूर्व उनका झड़ना होता है दोस्तों, जीर्णता यानी कि ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है कि प्रभावित वृक्षों पर लाइकेन का उच्च आच्छादन होता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है इसके मामलों की संख्या में वृद्धि होगी दोस्तों, यानी कि ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 हो जाएगा सही आंसर दोस्तों। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नंबर 76 है कि यह गैस फेफड़ों के लिए जलनकारी होती है जिससे बच्चों में तीव्र श्वसन रोग उत्पन्न हो सकता है। सजीव ऊतकों के लिए विषाक्त, विभिन्न वस्त्र तंतु और धातु के लिए हानिकारक होती है। यह यातायात और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जलनकारी वाली धुंध उत्पन्न करता है। उपरोक्त परिच्छेद में से किस गैस का वर्णन किया गया है।
ए दिया है कि सल्फर डाइऑक्साइड, बी दिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी दिया है अमोनिया और डी दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि यदि जो फेफड़े होते हैं उसमें यदि जलन होती है और जो बच्चे होते हैं उनमें तीव्र श्वसन रोग उत्पन्न होता है, यानी कि वो सांस नहीं ले पाते हैं, तो वो दोस्तों किसके कारण होता है, तो वो दोस्तों जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि दोस्तों N2O है जो दोस्तों उसके कारण होता है। दोस्तों चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 जो है वो संबंधित है। ए नंबर दिया है कि नागर विमानन में सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से, बी दिया है कि अपशिष्टों और अन्य पदार्थों की डंपिंग से उत्पन्न समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर सम्मेलन से, सी दिया है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से और डी दिया है कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से। तो दोस्तों इसमें बताना है कि जो स्टॉकहोम है दोस्तों इसके संदर्भ में बताना। अब इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है दोस्तों 1972 इसके संदर्भ में बताना है दोस्तों। तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है दोस्तों उसको एक नाम से और जाना जाता है दोस्तों, वो होता है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो होता है दोस्तों, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 है कि राष्ट्रीय वन नीति यानी कि 1988 का निम्नलिखित में से कौन सा या से मूल उद्देश्य है या है। पहला दिया है कि आदिवासियों के लिए रोजगार सृजन के संदर्भ में गौड़ वन उपज की रक्षा, सुधार और उत्पादन वृद्धि करना। दूसरा दिया है कि राजस्थान के मरुस्थलीय और तटीय क्षेत्रों में रेत टीलों के विस्तार की जांच करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि अब अपन देखिए दोस्तों जो राष्ट्रीय वन नीति लाई गई थी दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो आदिवासियों के लिए रोजगार सृजन करना और उनके संदर्भ में जो गौड़ वन उपज है उसकी रक्षा करना, उसमें सुधार लाना और जो उत्पादन है उसमें वृद्धि करना दोस्तों। यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है कि राजस्थान के मरुस्थलीय और तटवर्ती क्षेत्रों में जो रेत की टीलें हैं दोस्तों उसके विस्तार की जांच करना, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, एक और दो दोनों हो जाएगा। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह रेडियोधर्मी पदार्थों या विकिरण उत्पन्न करने वाले संयंत्रों पर नियंत्रण प्रदान करता है। दूसरा है कि यह विधि के उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान भी करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम लाया गया था दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि यह रेडियोधर्मी पदार्थों और विकिरण जो है उत्पन्न करने वाले जो संयंत्र है उस पर नियंत्रण करना है। इसीलिए जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये लाया गया था दोस्तों, परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो है दोस्तों वो लाया गया था। और दोस्तों ये जो दूसरा है कि यानी कि दोस्तों पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि यह विधि के उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान करता है, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि इसीलिए जो परमाणु अधिनियम बनाया गया था दोस्तों, इसलिए बनाया गया था ताकि यदि कोई व्यक्ति यदि उसका उल्लंघन करता है तो उसको तुरंत ही इसमें दंड दिया जाए। दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों उसके लिए 1 साल की सजा की गई है, और जो कोई कंपनी है यानी कोई फैक्ट्री है तो उसके लिए दोस्तों 5 साल की जो है वो सजा की गई है दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि एक और दो दोनों हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 है कि पशु प्रजातियों की कैप्टिव जो है ब्रीडिंग का या कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लाभ है या है। पहला दिया है कि दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों की आबादी में वृद्धि करना। दूसरा दिया है कि वांछित विशेषताओं या लक्षणों का विकास करना। तीसरा दिया है कि उनके प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है कि केवल 1 और 3, बी दिया है केवल 1 और 2, सी दिया है केवल 3, डी दिया है केवल 2। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। दोस्तों जो पशु प्रजातियों की जो कैप्टिव ब्रीडिंग है दोस्तों, उसमें बताना है कि ये कौन कौन से उससे लाभ होते हैं। इसमें दोस्तों जो पहला है कि दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों की आबादी में वृद्धि करना दोस्तों, ये बिल्कुल सही। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में हो क्या रहा है कि जो दुर्लभ और लुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं उसमें दोस्तों क्या हो रही है, वृद्धि जो हो रही है उनमें कमी हो रही है दोस्तों। जो प्रजातियां उनकी जो आबादी हो रही है दोस्तों उसमें कमी होती जा रही है। यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, उसमें वृद्धि करना ही इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों। जो दूसरा है कि वांछित विशेषताओं या लक्षणों का विकास करना दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जो इसमें तीसरा है कि उनके प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो पशु जो प्रजातियां उसमें उसके संदर्भ में दोस्तों किसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा की बात नहीं कही गई है। यानी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में भी केवल 1 और 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोपायरेसी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ये नंबर दिया है कि यह नई औषधियों और टीकों के प्रयोग में प्रतिभागी बनाने के लिए मनुष्यों और पशुओं दोनों की तस्करी की परिपाटी है। बी नंबर दिया है कि यह आतंक फैलाने
के सचेत मंशा से कृत्रिम तकनीक का उपयोग कर रोगाणुओं का निर्माण संदर्भित करता है। सी, यह मनोरंजन उद्योग में जंगली जंतुओं के साथ किए जाने वाले क्रूर व्यवहार को संदर्भित करता है। और डी दिया है कि इसे ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें देशज लोगों से उत्पन्न होने वाले जो प्रकृति के देशज ज्ञान का उपयोग अन्य लोगों द्वारा उनकी अनुमति के बिना लाभ के लिए किया जाता है दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें, इसमें शब्द आ रहा है बायोपायरेसी, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो जैव होते हैं दोस्तों उसकी चोरी करना, यानी कि दोस्तों जो मूल रूप से किसी अन्य समुदाय होते हैं या राष्ट्र या जो राज्य होते हैं उसकी जो जैविक सामग्री होती है दोस्तों उसका अवैध संग्रह करना या उसकी चोरी करना, वो कहलाता है दोस्तों बायोपायरेसी। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा दोस्तों, कि यह एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है इसको कि जिसमें देशज लोगों से उत्पन्न होने वाले प्रकृति के देशज ज्ञान का उपयोग अन्य लोगों द्वारा उनकी अनुमति के बिना लाभ के लिए किया जाता है दोस्तों, यानी कि आंसर में इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है कि विश्व जल परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधानों में एक अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा दिया है कि यह परिषद जो है जल सुरक्षा, अनुकूल और स्थिरता के राजनीतिक आयामों पर ध्यान केंद्रित करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हीं से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है कि यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधानों में एक अंतर सरकारी संगठन है दोस्तों। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अंतर सरकारी संगठन ना होकर दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय संगठन की एक पहल है दोस्तों, यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा जो है यह परिषद जल सुरक्षा, अनुकूलन और स्थिरता के राजनीतिक आयामों पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में बी केवल दो सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से किन अपशिष्टों को गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला दिया है स्टायरोफोम उत्पाद, दूसरा चमड़े के जूते, तीसरा टिन के डिब्बे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल एक और तीन, डी केवल तीन। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों कि जो अपशिष्टों हैं उनको गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों। तो अब अपन को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो गैर जैव निम्नीकरण दोस्तों ये क्या कहलाता है दोस्तों। जो गैर जैव निम्नीकरण होता है दोस्तों उसका मतलब होता है कि ये एक ऐसे अपघटन की प्रकृति या प्रक्रिया होती है जिसमें इसको विघटित यानी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है दोस्तों। यानी कि इसका जो पहला दिया है कि स्टायरोफोम उत्पाद है दोस्तों इसको नहीं तोड़ा जा सकता है, और जो कच्चा पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम जो होता है दोस्तों उसको भी नहीं तोड़ा जा सकता है। यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और जो चमड़े के जूते और टिन के डिब्बे हैं दोस्तों ये तो जो जटिल जैव निम्नीकरण जो होते हैं अपशिष्ट उसमें दोस्तों इसको संदर्भित किया जाता है दोस्तों। क्योंकि जो चमड़े के जूते हैं दोस्तों इसको यदि विघटित करना है, इसको यानी तोड़ना है, पूरा गलाना है दोस्तों, तो इसको कम से कम 30 से 40 वर्ष लग जाते हैं दोस्तों इसको गलने वश में। और जो दोस्तों तीसरा दिया है कि टिन के डिब्बे हैं दोस्तों तो इसको दोस्तों 50 से कम 100 वर्ष दोस्तों इसको गलने वश में लग जाते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए हो जाएगा कि केवल एक हो जाएगा दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है कि प्रायः सुर्खी में रहने वाली कोरई बुनाई है। ए पंजाब की कढ़ाई तकनीक, बी मुख्यतः कथा कहानियों वाली बिहार की कढ़ाई की शैली, सी तमिलनाडु में प्राचीन वस्त्र बुनाई तकनीक, और डी उत्तर प्रदेश की वस्त्र सजावट तकनीक। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि जो कोरई बुनाई है दोस्तों वो क्या कहलाती है दोस्तों। कोरई बुनाई है ये तमिलनाडु में प्राचीन वस्त्र बुनाई तकनीक है दोस्तों। ये दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें जो दोस्तों एक साड़ी होती है उसकी जो बुनाई की जाती है, उसकी जो बॉर्डर होती है दोस्तों उसमें किसी भी तरह से यानी कि जो इंटरलॉक होता है दोस्तों वो नहीं किया जाता है दोस्तों। जो शर्टों में भी होता है दोस्तों ताकि जो उसके छिन्ने हैं वो ना हो सके, छिन्ने ना निकल सके। इसमें दोस्तों होता क्या कि जो इसकी बॉर्डर है उसको दोस्तों हाथों से ही बनाया जाता है, और इसको इस तरह बनाया जाता है ताकि उससे एक भी जो उसके रेशे हैं वो ना निकल सके। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि ये जो है तमिलनाडु में प्राचीन वस्त्र बुनाई तकनीक है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है कि वन्य जीवों की कुछ प्रजातियों को अन्य प्रजातियों की तुलना में विशेष पारिस्थितिकी तंत्रों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उनका अपनी बहुतायत के सापेक्ष असंगत रूप से प्राकृतिक वातावरण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसी प्रजातियों की हानि जो होती है पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए गंभीर रूप से विनाशकारी हो जाती हैं। ऐसी प्रजातियां जो है को जाना जाता है, यानी कि किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ए दिया है की स्टोन प्रजातियों के रूप में, बी आक्रामक प्रजातियों के रूप में, सी संकेतक प्रजातियों के रूप में, और डी दिया है कि
मलबा जात प्रजातियों के रूप में। तो इसका दोस्तों सही आंसर बताना है। तो इसका यानी कि दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा कि की स्टोन जो प्रजाति है उसको इस रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो जाती है दोस्तों, और ये किसी भी व्यक्ति को एक गंभीर रूप से हानि पहुंचा सकती हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों देखें तो जैसे जंगली भैंस हो गया, प्रेरी हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब दोस्तों बहुत जो गंभीर रूप से विनाशकारी होते हैं दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो गया दोस्तों आंसर में इसका ए हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 है कि लंदन अभिसरण 1972 यानी कि लंदन कन्वेंशन 1972 और लंदन मसविदा 1996, लंदन प्रोटोकॉल 1996 संबंधित है। ये दिया है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के सम्मेलन यानी कि UNFCCC के अंतर्गत पहली प्रतिबद्धता अवधि के लिए उत्सर्जन लक्ष्यों से। बी नंबर दिया है कि अपशिष्ट और अन्य पदार्थों के निम्नीकरण यानी कि डंपिंग से होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम से। सी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC का उपयोग चरणबद्ध रूप से समाप्त करने से। और डी दिया है कि पर्यावरण सुरक्षा पर अंटार्कटिक संधि का प्रोटोकॉल से, जिसे अंटार्कटिक संधि के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों लंदन अभिसरण जो है वो दोस्तों इसलिए लाया गया था ताकि जो डंपिंग है और अपशिष्ट है उससे होने वाली जो समुद्री प्रदूषण है उसकी रोकथाम किया जा सके, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका बी हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रिंग सॉक शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ए नंबर दिया है कि यह वसंत ऋतु में हिम पिघलने के कारण जल निकायों में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्गमन है। बी यह वसंत ऋतु के आरंभ होने पर वायु के तापमान में आकस्मिक परिवर्तन है। सी यह ग्रीष्म ऋतु आरंभ होने पर जलीय पर्यावासों का तत्काल ऊष्मन है। डी दिया है कि यह जल निकायों से वाष्पीकरण की वृद्धि के कारण जल प्रदूषण में वृद्धि है। तो इसमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर इसका सही है। इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों स्प्रिंग सॉक। तो दोस्तों इसके संदर्भ में बताना है तो यह एक वह हानिकारक तरीका होता है जिससे अम्लों का जो झीलों में प्रेस हो जाता है, जिससे जो झील होती है वो उसका pH मान बढ़ जाता है और झीलें जो होती हैं दोस्तों वो धीरे धीरे रसायनों में घुल जाती हैं और अचानक जो होते हैं उसमें ऐसा परिवर्तन होता है, उसी को दोस्तों बोलते हैं कि स्प्रिंग सॉक दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका ए हो जाएगा कि यह वसंत ऋतु में हिम पिघलने के कारण जल निकायों में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्गमन करता है दोस्तों, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88 है कि पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया यह किसी जैविक प्रजाति की जनसंख्या का वह अधिकतम आकार है जो किसी विशिष्ट पर्यावरण में स्थायी रूप से बने रह सकता है। दूसरा है कि यह किसी पर्यावास के प्रति प्रत्येक प्रजाति के लिए वहन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों की पर्यावरण की वहन क्षमता यानी कि दोस्तों कैरिंग कैपेसिटी है जो दोस्तों यानी कि सीसी, वो दोस्तों क्या है। पहला जो दिया है कि यह किसी जैविक प्रजाति की जनसंख्या का वह अधिकतम आकार है जो किसी विशिष्ट पर्यावरण में स्थायी रूप से बने रह सकता है, यानी कि वहन कर सकता है दोस्तों, यानी कि पहला बिल्कुल सही है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा दिया है कि किसी पर्यावास के प्रति प्रत्येक प्रजाति के लिए जो उसका वहन क्षमता होती है दोस्तों वो भिन्न भिन्न होती है दोस्तों। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जिस प्रकार से हर व्यक्ति अलग अलग स्वभाव का होता है उसी प्रकार जो पर्यावरण होता है दोस्तों वो अलग अलग उसकी वहन क्षमता भी होती है दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर में इसका सी हो जाएगा कि एक और दो दोनों सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है कि हाल ही में घोषित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह वर्ष 2019 और 20 से 2024 और 25 तक की 5 वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए अवसंरचना निवेश योजना है। दूसरा है कि इसका वित्त पोषण केवल केंद्र और राज्यों द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें आ रहा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। तो इसका जो पहला है कि यह वर्ष 2019 और 20 से 2024-25 तक की 5 वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए अवसंरचना निवेश योजना है दोस्तों। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इसमें हाल ही में अभी हमारे यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी कि दोस्तों इसको अपन भारतीय रुपए में देखें तो वो 102 लाख करोड़ रुपए उसका इसके निवेश करने की योजना की गई है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो दूसरा है कि इसका वित्त पोषण केवल केंद्र और राज्यों द्वारा किया जाएगा, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि जो इसका वित्त पोषण है दोस्तों वो केंद्र और राज्य और दोस्तों यहाँ जो निजी क्षेत्र है दोस्तों उसके द्वारा भी किया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों तीनों में दोस्तों इसका अनुपात बटा हुआ है। जो केंद्र और राज्य होंगे दोस्तों वो 39% करेंगे, यानी कि 39 अनुपात, और जो दोस्तों निजी है वो करेगा दोस्तों 22% बस उसका जो वहन करेगा दोस्तों
वो वित्त पोषण जो है उसका वहन करेगा दोस्तों, केवल 22% का वित्त पोषण करेगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित विधियों पर विचार कीजिए। पहला, भवनों का बेहतर तापरोधन करना। दूसरा, निजी परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करना। तीसरा, एलईडी के उपयोग को प्रोत्साहित करना। उपयुक्त में से कौन सी विधि या विधियां ऊर्जा के संरक्षण में सहायता प्राप्त हो सकती है? ए नंबर दिया है कि केवल 1 और 3, बी केवल 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 2। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें बताना है कि भवनों का बेहतर ताप शोधन करना है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा दिया कि निजी परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहन देना दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो ऊर्जा संरक्षण है दोस्तों उसमें किसी प्रकार से निजी परिवहन ना हो कि दोस्तों जो सार्वजनिक परिवहन है यानी कि बस और ट्रेन है दोस्तों उसकी यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है दोस्तों। और जो दोस्तों इसका तीसरा है कि एलईडी के उपयोग को प्रोत्साहित करना है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, केवल 1 और 3 हो जाएगा सही आंसर। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 है कि उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में कंगारू चूहा अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति निम्नलिखित में से किस क्रियाविधि के माध्यम से करता है? पहला दिया है कि जल बचाने के लिए अपना मूत्र सांद्रित करके। दूसरा, आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से जिसमें जल एक उप उत्पाद होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका दोस्तों आपको बताना कि इसका सही आंसर दोस्तों क्या है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो कंगारू चूहा है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, इसका जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है और ये पश्चिम और दक्षिण अमेरिका के जो शुष्क क्षेत्र होते हैं दोस्तों वहां पे पाया जाता है। और ये दोस्तों जब से जन्म लेता है और जब तक इसकी मृत्यु नहीं होती ये दोस्तों बीच में एक भी जल ग्रहण नहीं करता है दोस्तों। उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण, पहला कारण तो ये है कि यह जो है जल बचाने के लिए अपना जो मूत्र होता है वो सांद्रित करके रखता है दोस्तों। और दूसरा है कि आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से जिसमें जल एक उप उत्पाद के रूप में होता है यानी कि ऑक्सीकरण के रूप में होता है दोस्तों। यानी कि दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर में से 1 और 2 दोनों हो जाएगा दोस्तों। और जो कंगारू होता है दोस्तों उसका जो आहार होता है वो मुख्य रूप से उसका जो बीज होते हैं वो होते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से जो बीज होते हैं वो उसका आहार होता है दोस्तों। और ये जो दोस्तों होता है क्या कि कंगारू जो रात में भोजन की खोज करता है और बीजों को एकत्रित कर लेता है। और जो दोस्तों बीजों को जो एकत्रित करता है वो कहलाते हैं उसकी गाल की थैली जो होती है दोस्तों उसमें बीजों को संचित कर लेता है दोस्तों। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है कि हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए अपने नामांकन के कारण सुर्खियों में रहा रामप्पा मंदिर अवस्थित है। ए तमिलनाडु में, बी केरल में, सी तेलंगाना में और डी हैदराबाद में। तो इसका दोस्तों आपको बताना है कि इसका कौन सा सही आंसर है दोस्तों। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो रामप्पा मंदिर है तो इसके संदर्भ में बताना है तो ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि तेलंगाना में ही अब स्थित है दोस्तों। और इसमें दोस्तों होती क्या है कि इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी दोस्तों ये है कि ये जो नाम रखा गया है दोस्तों रामप्पा, ये जिस कलाकारों ने यहाँ पे जो कलाकार था उसने जो इसका निर्माण किया था उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। यानी रामप्पा जो है उसने इस मंदिर का निर्माण किया था, यानी उसी ने इस मंदिर को बनाया था दोस्तों, ना कि बनवाया था दोस्तों। यानी कि कलाकार जो था उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था, इसलिए ये जो था दोस्तों सुर्खी में रहा था दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, तेलंगाना में स्थित है। तो और अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यस्य ओजोन परत के क्षरण में योगदान दे सकता है या दे सकते हैं? पहला दिया है कि मृदा धूमक और कीटनाशक। दूसरा दिया है हेलोन तत्व। तीसरा दिया है विमानों से होने वाला उत्सर्जन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब बन देखो दोस्तों जो ओजोन परत का जो क्षरण होता है दोस्तों उसमें कौन कौन से तत्व जो वो योगदान देते हैं दोस्तों। पहला दिया है कि मृदा धूमक और कीटनाशक जो होते हैं उसका यदि उपयोग करेंगे तो क्षरण बढ़ जाएगा दोस्तों, ओजोन परत का क्षरण होने लगेगा, यानी कि बिल्कुल सही। और हेलोन तत्व है दोस्तों उसकी मात्रा बढ़ेगी तो भी क्षरण होने लगेगा। और तीसरा कि विमानों से होने वाला जो उत्सर्जन है दोस्तों उसके कारण ओजोन परत का क्षरण होता है दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक जैव विविधता में क्षेत्रीय भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी है? पहला दिया तापमान, दूसरा प्रकाश, तीसरा मृदा और चौथा जल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, 2 और 3, बी दिया है केवल 2, 3 और 4, सी दिया है केवल 1 और 4, डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इनमें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है।
तो इसमें दोस्तों शब्द आ रहा है कि अजैविक जो कारक है वो दोस्तों क्या कहलाते हैं। तो अजैविक घटक जो होते हैं दोस्तों यानी कि निर्जीव घटक होते हैं, और जो जैविक घटक होते हैं वो होते हैं यानी कि सजीव घटक होते हैं दोस्तों। तो इन दोनों के निर्माण, यदि ये दोनों मिलते हैं दोस्तों तभी पर्यावरण का जो होता है वो निर्माण होता है दोस्तों। तो इसमें देखना है कि विविधता की क्षेत्रीय भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि तापमान बढ़ता है तो दोनों जगह का तापमान जो होगा, यदि तापमान बढ़ता है दोस्तों तो जो पर्यावरण का है वो संतुलन इसका बिगड़ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। और दूसरा है कि प्रकाश के कारण भी जो है भिन्नता उत्पन्न हो सकती है, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि मृदा के कारण भी भिन्नता उत्पन्न हो सकती है, और चौथा है कि जल के कारण भी भिन्नता पैदा हो सकती है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा इसका डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा सही। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95 है कि जल में प्राथमिक अनुक्रमण यदि चरम सीमा अवस्था तक पहुंच गया हो तो निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था परिलक्षित होगी? ए पादप प्लवक, बी वन, सी दलदली नरकुल, और डी दिया है कि दलदली घास। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका सही आंसर दोस्तों क्या है। तो इसमें दोस्तों बताना है कि जो जल में प्राथमिक अनुक्रमण होता है यदि वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसको जो अवस्था होती है दोस्तों वो कौन सी अवस्था कहलाती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि जो वो होती है वो वन होती है दोस्तों। अब वो कैसे दोस्तों, क्योंकि जो सबसे पहले जो जल होता है दोस्तों उसमें यदि वृक्ष एक भी नहीं है तो उसको बोलते हैं दोस्तों पादप प्लवक बोलते हैं दोस्तों। और यदि जल में थोड़ी थोड़ी सी यदि वृक्ष हो आते हैं यानी कि घास हो आती है तो उसको बोलते हैं दोस्तों दलदली घास। और उसके बाद यदि पानी पूरा हट जाता है, थोड़े थोड़े से फिर वृक्ष उसमें उग जाते हैं तो उसको बोलते हैं दोस्तों दलदली नरकुल बोलते हैं। और जब एक भी पानी दोस्तों नहीं बचता है और जो छोटे छोटे वृक्ष होते हैं वो बड़े बड़े रूप धारण कर लेता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों वन। यानी कि जो सबसे लास्ट सीमा जो होती है यानी कि चरम अवस्था होती है दोस्तों उसको बोलते हैं वन। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में बी हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 है कि पृथ्वी की जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि पृथ्वी पर अभिलिखित प्रजातियों की कुल संख्या के संदर्भ में प्राणियों की प्रजातियों की कुल संख्या की तुलना में पादप प्रजातियों की कुल संख्या जो होती है वो अधिक होती है। और दोस्तों इसमें दूसरा है कि प्राणियों में प्रजातियों की अधिकतम संख्या के साथ स्तनधारी प्राणी सबसे बड़े समूह का गठन करते हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। बताना है कि जो जैव विविधता है दोस्तों उसके संदर्भ में बताना है आपको। तो इसमें पहला दिया है कि पृथ्वी पर अभिलिखित प्रजातियों की कुल संख्या जो होती है वो प्राणियों की प्रजातियों की कुल संख्या की तुलना में पादप प्रजातियों की कुल संख्या से अधिक होती है दोस्तों। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि पादप प्रजातियों की संख्या जो होती है दोस्तों वो लगभग 70% होती है, जबकि प्राणियों की जो प्रजाति होती है वो दोस्तों लगभग 22% होती है। यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। और जो दोस्तों दूसरा दिया कि प्राणियों में प्रजातियों की अधिकतम संख्या के साथ स्तनधारी प्राणी जो होते हैं वो सबसे बड़े समूह का गठन करते हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो प्राणियों में जो अधिकतम संख्या होती है वो दोस्तों प्रजातियों कीट समूह की होती है, वो भी दोस्तों लगभग 70% होती है। यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह अल्प विकसित देशों और विकासशील छोटे द्वीपीय देशों पर केंद्रित एक समर्पित सुविधा है। दूसरा दिया है कि यह शीत युद्ध के दौरान व्याप्त तनाव के आलोक में बहुपक्षीय और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब देखिए दोस्तों जो भारत संयुक्त राष्ट्र जो है विकास भागीदारी जो बना था निधि उसके संदर्भ में बताना है दोस्तों। पहला दिया है कि यह अल्प विकसित देशों और विकासशील छोटे द्वीपीय देशों पर केंद्रित एक समर्पित सुविधा है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और दूसरा है कि यह शीत युद्ध के दौरान व्याप्त तनाव के आलोक में बहुपक्षीय और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि ये शीत युद्ध के दौरान क्योंकि दोस्तों ये जो है शीत युद्ध के दौरान स्थापित नहीं किया गया था, जबकि इसको 2017 में दोस्तों स्थापित किया गया था। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा कि केवल 1। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह यौगिक जो होते हैं वो प्रकृति में अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। दूसरा, ये विषाक्तता और ज्वलनशील होते हैं। प्रसिद्धों वातानुकूल और प्लास्टिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि जो CFC होता है ये यौगिक जो होते हैं प्रकृति में अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि ये अभिक्रियाशील ना होकर दोस्तों ये एक अक्रिय होते हैं, तभी इसी कारण ये जो दोस्तों होते हैं कि ये अज्वलनशील होते हैं और अविषाक्त होते हैं। और इनका जो उपयोग होता है दोस्तों प्रसिद्धों में होता है, वातानुकूल यानी कि AC में होता है, प्लास्टिक उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। यही कारण है इसका, क्योंकि ये अक्रिय गैस होते हैं दोस्तों।
यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99 है कि जैवमंडल में ऊर्जा के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि सूर्य पृथ्वी पर सभी पादपों और प्राणियों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। दूसरा दिया है आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण यानी कि PAR में प्रयुक्त होता है। तीसरा पादपों द्वारा सभी खाद्य श्रृंखलाओं का संपोषण बनाए रखने के लिए PAR का 50% से अधिक भाग का प्रग्रहण किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। जो पहला दिया है कि सूर्य जो है पृथ्वी पर सभी पादपों और प्राणियों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि जो सूर्य वो सभी पादपों पर ना होकर दोस्तों पृथ्वी पर, क्योंकि महासागर भी है दोस्तों उपस्थित, तो महासागरी में जो जंतु होते हैं वो जल तापी परितंत्र जो होते हैं उससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। बाकी जो दोस्तों बाकी बचे जो हैं वो परिस्थितिकी तंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत है दोस्तों, यानी कि पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है कि आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग जो होता है प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में प्रयुक्त होता है, यानी कि PAR का मतलब दोस्तों होता है, इसका पूरा नाम होता है फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन, तो इसमें प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो ये वाला बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि आपतित सौर विकिरण का जो 50% से कम होता है वो भाग प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण जो होता है उसमें प्रयुक्त होता है दोस्तों। और तीसरा है कि पादपों द्वारा सभी खाद्य श्रृंखलाओं का संपोषण बनाए रखने के लिए PAR यानी कि फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन का 50% से अधिक भाग जो होता है वो प्रग्रहण किया जाता है। तो ये दो वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो पादपों द्वारा हो जाता है वो दोस्तों 50% ना होकर दोस्तों वो 2 से 10% बस जो है वो भाग ग्रहण किया जाता है दोस्तों, यानी कि तीसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर 1 केवल 2 हो जाएगा दोस्तों। अब बन जाते दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि ग्रीन मैन्योर बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह पोषक तत्वों के निर्गमन के लिए मृदा में उखाड़ी गई और बोई गई हरी फसलों की जुताई करने की पद्धति है। दूसरा है कि हरी खाद के रूप में अधिकांशतः फलीदार पौधों को उपयोग किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखें दोस्तों जो हरी खाद होती है दोस्तों उसके संदर्भ में बताना है। पहला जो दिया है कि यह पोषक तत्वों के निर्गमन के लिए मृदा में उखाड़ी गई और बोई गई फसलों की जुताई करने की पद्धति है दोस्तों, यानी कि जो खेती की जाती है दोस्तों उसमें लगाया जाता है खेती, यानी उसमें खेत में बोया जाता है, फिर उसके बाद उसको उखाड़ा जाता है, यानी कि जो जुताई होती है दोस्तों उसकी पद्धति कहलाती है हरी खाद कहलाती है दोस्तों, यानी कि ये वाला बिल्कुल सही दोस्तों। क्योंकि जुताई के कारण दोस्तों होते क्या है कि जो पोषक तत्व होते हैं दोस्तों वो नीचे से ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि जो अपन खेती करते हैं वो बहुत अच्छी हो जाती है। और दोस्तों दूसरा दिया कि हरी खाद के रूप में अधिकांशतः फलीदार पौधों को उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि जो हरी खाद यदि बनाना है तो दोस्तों जो खेतों में जो वृक्ष हो जाते हैं, छोटे छोटे जो पौधे हो जाते हैं उनकी दोस्तों जुताई कर दी जाती है और वो नीचे मिल जाते हैं और उससे दोस्तों खाद बन जाती है, उसी को बोलते हैं दोस्तों हरी खाद। तो यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस आई बेल जो है दोस्तों उसको जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।